हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग एसिड बेस को स्टडी कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को फोर्थ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। लेविस के अकॉर्डिंग हम किस स्पीसीज़ को एसिड या बेस कह सकते हैं। तो देखिए, लेविस कॉन्सेप्ट में ऐसे बोला गया है कि कोई भी स्पीसीज़ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, मींस कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एक लेविस एसिड है, और कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो एक बेस है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको समझें, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा मैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी स्पीसीज अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक पेयर को एक्सेप्ट कर पाए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल है मेरे पास BF3। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था कि बोरोन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं जिसमें 3 F अटैच होंगे और एक ऑर्बिटल खाली रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसके पास। ऑक्टेट पूरा नहीं होता बोरोन का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जिसके पास एक खाली ऑर्बिटल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर बॉडी आती है, ये देखिए, ये कोई ऐसी बॉडी मैं ला रहा हूँ आपके सामने जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हुए है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, बट वो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। तो ये जो पेयर है ये इस ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि एक बॉन्ड सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को याद होगा, कोई नई बात तो बता नहीं रहा, बॉन्डिंग के अंदर हमारे सामने आता था कि ये BF3 अपनी खाली ऑर्बिटल में N से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती है, लाइक दिस। तो इस पर्टिकुलर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, मतलब वो लेविस बेस है, अमोनिया, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, मतलब वो लेविस एसिड है। और ऐसे कुछ और केसेस भी आप देख सकते हैं। पहचान करने के लिए सबसे पहले मैं लेविस एसिड की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसके पास भी आपको वैकेंट ऑर्बिटल्स दिखाई दें जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले सकता हो, तो वो सभी लेविस एसिड होंगे। जैसे मुझे एक और नाम याद आ रहा है, बॉन्डिंग के अंदर ही मेरे सामने आता था, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, जहां हम देखते थे कि बेरिलियम ऐसे 2 बॉन्ड बनाता है और उसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स रहती हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, जिनके अंदर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, तो मतलब एक लेविस एसिड की तरह से एक्ट कर सकता है। मैं 2 एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, हालांकि सामने शायद नहीं आए होंगे, बट समझेंगे तो बात बन जाएगी हमारी। एक हमारे पास कंपाउंड है CCl4 और एक हमारे पास कंपाउंड है SiCl4। दोनों कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं, ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है S2P2। आगे N नंबर नहीं लिखा मैंने, अदरवाइज़ कार्बन के लिए हो जाता है 2s2 सिलिकॉन के लिए हो जाता है 3s2 ऐसे S की ये 2 ऑर्बिटल्स रहती हैं। ऐसी ये काम करता हूँ, एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, CF4 ले लेता हूँ। Cl के साथ थोड़ी दिक्कतें हैं, आज डिस्कस नहीं करना चाहता, तो F के साथ समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हमारे पास कार्बन है, तो ये 2s2 था और यही सिलिकॉन होगा, बट वो 3s2 होगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, आगे जाता है, तो रिजल्टिंग 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी दोनों की है। 4 बॉन्ड आपको दिख भी रहे हैं बनाए हुए हैं फ्लोरीन के साथ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है यहाँ पे CF4 के अंदर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये टेट्राहेड्रल CF4 बन जाता है। एंड सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही यहाँ पे होता है और SiF4 एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर इस SiF4 के सामने मैं 2 ऐसी बॉडीज दे दूं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, ध्यान से देखें, 2 F नेगेटिव लिए हैं मैंने, 2 F नेगेटिव, F के बाद 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, मैं 8 दिखा रहा हूँ, तो मतलब उसके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से मैं इसको 2F दिखा रहा हूँ। अब क्या होता है, ये F सिलिकॉन के सामने जब आता है तो आपको पता है सिलिकॉन 3rd पीरियड का मेंबर है, उसकी 3s
3p और फर्दर आगे 3d ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पे 5 खाली ऑर्बिटल्स दिख रही हैं, तो वो f इन 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। या मैं कहूँ कि सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैं बोल दूंगा कि ये लेविस एसिड की तरह से एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास खाली ऑर्बिटल्स पड़ी हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। लेकिन जब मैं कार्बन को जाके देखता हूँ तो कार्बन तो 2s2p होता है, उसके पास तो 2d जैसा कोई सीन है नहीं, उसकी वैलेंस शेल तो सिर्फ sp पोजेस करती है, तो उसने अपने 4 बॉन्ड बना रखे थे, sp3 हाइब्रिडाइज था। अब अगर मैं सोचूं कि भाई इस CF4 को भी ऐसे ही मैं 2f दे दूं और वो ऐसा ही कुछ कर लेगा जैसा यहाँ पे मैं देख पा रहा था, ये इस तरह का एक कंपाउंड बनता है SiF62 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव वही f वाले हैं जो उस कॉम्प्लेक्स पे दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब इसके पास खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ना होने की वजह से ये लेविस एसिड की तरह से एक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसके पास खाली ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये लेविस एसिड की तरह से बिहेव कर पा रहा था। तो आपके पास इन एंड ऑल सिर्फ यही एक सबसे अच्छा तरीका रहेगा पहचानने का कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पेसिस में ये जांच लें, ये चेक कर लें कि कहीं उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल है क्या। अगर खाली ऑर्बिटल होगी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब लेविस एसिड की तरह से बिहेव कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। कुछ मेटल्स के केस दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो मेटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि वो लेविस एसिड की तरह से एक्ट कर सकती हैं। लाइक मैं आपको निकल दिखाऊं एक बार कि ये कैसे लेविस एसिड की तरह से एक्ट करती है। मैंने निकल को 4 कार्बन मोनोऑक्साइड दे दूं या साइनाइड्स दे दूं, लेट मी राइट, मैं रिएक्शन को पूरा लिखूं तो ये मेरे पास निकल क्लोराइड है और मैं इसके अंदर KCN डाल रहा हूँ, पोटाशियम साइनाइड 4 मोल। तो ये कंपाउंड बनाता है K2NiCN4 प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल। तो ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन रहता है। हालांकि रिएक्शन का बहुत ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पे नहीं समझ सकते अभी, और बनने वाले कंपाउंड को ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या नाम होगा, वो भी अभी 11th में नहीं समझना। बस जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कंपाउंड आपके पास बना है ना, इस कंपाउंड में निकल के पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स थी जिस पे इस साइनाइड ने CN नेगेटिव, ऐसा होता है CN नेगेटिव, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है चारों जगहों पे। 4 CN है तो चारों जगहों पे। तो मतलब ये CN यहाँ पे लेविस बेस की तरह से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है, और ये निकल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है अपनी खाली ऑर्बिटल्स होने की वजह से। खाली ऑर्बिटल होंगी, ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख के आइडिया लगा सकते हैं। निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1s2 4s2 3d8, ये होता है। आप कहेंगे खाली तो नहीं है सर ऑर्बिटल, 3d में तो 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। देखिए आप, पहली बात तो ये एग्जाम्पल पे निकल 2+ ले रखा है मैंने। हाँ, निकल लूँगा तो उसका भी दिखा देता हूँ। 4p और 4d और 4f, ये 4th पीरियड का मेंबर है निकल। उसकी 4th शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब उसकी वैलेंस शेल 4th है। तो उस 4th शेल में आप देखेंगे 4p 4d 4f सब खाली पड़े हुए हैं। और ये एग्जाम्पल पर्टिकुलर देखूं तो निकल 2+ था, तो मतलब 2 3 5 और 5 10 और 7, टोटल 17 ऑर्बिटल्स मुझे 16 ऑर्बिटल्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं जो खाली हैं। 32 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता था वो, 16 पेयर्स गेन कर सकता था वो। तो रिजल्टिंग इस पर्टिकुलर कंपाउंड में उसने इन खाली ऑर्बिटल्स को कुछ इन्वॉल्व शायद किया होगा और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा। शायद किया होगा क्यों कह रहा हूँ मैं, तो क्योंकि ये काफ़ी डिटेल कंसेप्ट है कि वो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो 11th क्लास के अंदर हमारा पढ़ने लायक सिचुएशन नहीं है, 12th में हम लोग पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ सिर्फ याद रखिए कि हाँ, ये ऑर्बिटल्स खाली थी और उन खाली ऑर्बिटल्स में ही ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता होगा। तो बस इन खाली ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस, और सभी मेटल आयंस, आप कोई भी डी ब्लॉक के मेटल को उठा के देखें, सभी में आपको इस तरह से खाली ऑर्बिटल्स दिखाई देंगी। जैसे मैं आपको जिंक क्लोराइड दे दूं और उसके अंदर 4 अमोनिया डाल दूं,
अमोनिया, मुझे पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकता होगा, मतलब लेविस बेस की तरह से एक्ट कर सकता होगा। और ये जिंक 2+ है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दिखाऊं जिंक 2+ का, तो वो 4s03d10 होता है। आप आसानी से कर सकते हैं, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो जिंक के पास भी ये ऑर्बिटल्स खाली पड़ी हुई हैं जिनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। रिजल्टिंग जब वो गेन करता है तो ये जिंक को इस तरह से 4 अमोनिया इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। मैं एक अमोनिया से आपको डोनेशन दिखा रहा हूँ, चारों जगह पे ऐसा डोनेशन चल रहा होगा जिंक 2+ पे। ये अपनी खाली ऑर्बिटल्स की वजह से लेविस एसिड एक्ट कर रहा होगा और ये अपने लोन पेयर्स की वजह से लेविस बेस एक्ट कर रहा होगा। जब भी कोई सेंट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल का और उसके आजू बाजू पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक वेल नोन एग्जांपल दिखा रहा हूँ CO2, तो वो भी लेविस एसिड की तरह से एक्ट कर सकता है। लाइक अगर मैं इसके अंदर अमोनिया डाल दूँ, एक बेस जिसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ये CO2 इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को O पे शिफ्ट करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब वो एक लेविस एसिड की तरह से बिहेव कर सकता है। मतलब बिल्कुल क्लियर है, आप सिर्फ ये देखें कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो लेविस एसिड है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा, तो सीधी सी बात समझ में आती है, भाई उसके पास पेयर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अब किसके पास है वो पेयर, देखिए ग्रुप 15 के मैं जनरली कंपाउंड्स जब देखता हूँ, लाइक ग्रुप 15 में नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, तो उसके मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कंपाउंड दिखते हैं विद 1 लोन पेयर्स। हालांकि मैं कुछ एडामेंट नहीं हूँ कि नहीं वो हमेशा विद 1 लोन पेयर होगा ही होगा, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई लोन पेयर ना हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे दिख रहा है कि जो मैं अपनी लोअर क्लासेस की नॉलेज को एक्सप्लोर करूं, जहां मुझे ये कहा जाता था कि वैलेंसी उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे जो जनरली ग्रुप 15 के 3 रहते हैं, वैलेंसी 3 रहती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 बनाता है, तो उस सिचुएशन पे तो पक्का उसके पास एक लोन पेयर रहता ही है। ऑक्सीजन की फैमिली में आप जाके देखें, वहाँ पे भी आपको लोन पेयर्स दिखाई देते हैं। लाइक वाटर को आप देख सकते हैं, लाइक H2S को आप देख सकते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं उनके पास सदा। या इवन SF2 आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स होते हैं। SF4 आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक लोन पेयर होता है। या ग्रुप 17 के कुछ कंपाउंड्स देखें, लाइक HCl को आप देखें, यहाँ पे भी लोन पेयर्स होते हैं। और अगर वो लोन पेयर्स को डोनेट करते हों, खाली होने से बात नहीं बनेगी, अगर वो डोनेट करते हों, देन वी कैन कॉल इट एज लेविस बेस। तभी हम उसको सिर्फ लेविस बेस बोलेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता हो। तो आपको बस कुछ ऐसे स्पेसिस देखनी होंगी जिनके पास लोन पेयर्स हैं और वो डोनेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो होते हैं तो डोनेट करते ही हैं, बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अमोनिया को देखें, वाटर को देखें, किसी अल्कोहल को देखें, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, किसी को भी आप देखें, या PH3 को देखें आप, नाइट्रोजन की फैमिली का मेंबर था। H2S को देखें आप, ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर था। या आप लेट मी राइट दिस वन, NH2CH3, मिथाइलमीन एक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। या इवन मैं यहाँ पे CH3 नेगेटिव दिखा दूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कोई। शायद ऐसा रहा होगा कोई कंपाउंड जिसमें ये बॉन्ड जब टूटा होगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए होंगे, मतलब X जब निकला होगा तो कार्बन के पास X अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया होगा, रिजल्टिंग ये लोन पेयर बन गया। इसी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। तो ये भी लेविस बेस की तरह से एक्ट कर सकता है। बस आपको इतनी पहचान ध्यान रखनी है कि किसी के पास भी लोन पेयर है, जैसे मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा रहा था या साइनाइड दिखा रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के पास लोन पेयर्स हैं, तो वो यहाँ से या यहाँ से डोनेशन कर सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी आप देखें तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सभी जिनके पास भी आपको लोन पेयर दिखाई दे और वो किसी को डोनेशन दिखाते हों, तो हम उनको डेफिनेटली लेविस बेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं।
आपसे क्वेश्चन भी समटाइम पूछा जाता है कोई एक एग्जांपल देके कि वो किस तरह का बेस होगा। लाइक मैं अमोनिया को लेके आपसे पूछूं कि वो किस तरह का बेस है, बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या वो बेस है, तो ये तो OH नहीं छोड़ता। हाँ, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता था, तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ये बेस है। लेविस के अकॉर्डिंग ये बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। या आप BF3 को देखें तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या वो एसिड है, तो वो तो H नहीं छोड़ता। क्या ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड है, तो वो प्रोटॉन भी एक्सेप्ट नहीं करता, सॉरी रिलीज नहीं करता, प्रोटॉन रादर है ही नहीं उसके पास। वो सिर्फ लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड मीन सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से लेविस के अकॉर्डिंग ही मुझे इसको एसिड कहना होगा। मुझे नाम बताने हो और बहुत नाम ले सकता हूँ, BF3 की बजाय BCl3, BCl3 की बजाय BBr3, BBr3 की बजाय BI3। ये सब बोरोन, आप इन सब के स्ट्रक्चर्स पे जाके प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि हाँ वो एक वैकेंट ऑर्बिटल पोजेसिंग बॉडीज़ हैं, मतलब लेविस एसिड की तरह से डेफिनेटली वो एक्ट करती हैं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके ऊपर। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, क्या वो एसिड है या वो बेस है। तो ये कॉमन बात है जो मुझे लगता है सभी बच्चे जानते हैं 11th क्लास के, कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को यहाँ बुक में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर के अंदर, तो आप देखें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन से बना है अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एसिड बेस रिएक्शंस यही होती हैं, ये अपना H छोड़ता है, ये OH छोड़ता है, वाटर बनता है और सॉल्ट बन जाता है। तो कोई मुझसे पूछे कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, तो मैं उसको सिंपली बोलूँगा कि वो एक सॉल्ट है। लेकिन अगर इसी अमोनियम क्लोराइड को मैं अमोनिया में डाल देता हूँ, तो अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के अंदर एसिड है। आप कहेंगे सर ये कैसी भाषा आप यूज़ कर रहे हो, वो एसिड कैसे हो गया। हम याद करें पिछली सारी थ्योरीज, तो उसमें तो ये कहीं एसिड नज़र नहीं आ रहा था हमें। देखिए, जो सोलवेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सोलवेंट के अंदर किसी एक स्पीसीज का नेचर क्या होगा, वो कुछ अनप्रडिक्टेबल सा है अभी तक की पढ़ी हुई कहानी से। ये जिसको भी मैं एसिड कह रहा हूँ या जिसको भी मैं बेस कह रहा हूँ या सोल्ट कह रहा हूँ, अभी तक वो वाटर के अंदर बातें कर रहा हूँ। या लेविस एसिड के अंदर मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, वहाँ पे मैं ड्राई गैसियस स्टेट में भी उनको एसिड बेस बोल सकता हूँ। स्पेशली अर्हेनियस के ऊपर फोकस करूँ मैं, रादर पर्टिकुलरली अर्हेनियस के ऊपर फोकस करूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब भी वो H+ और OH या हाइड्रोनियम और OH छोड़ने की बातें करता था, तो वो मैं अर्हेनियस के अकॉर्डिंग वाटर में करता था कि वाटर में अगर कोई स्पीसीज H+ देगा तो वो एसिड है, और वाटर में अगर कोई OH नेगेटिव देगा तो बेस है। सिमिलरली अमोनिया के अंदर भी मैं अगर देखूं तो कोई अगर अमोनियम आयन देता है अमोनिया में, तो वो एसिड है, और कोई NH2 नेगेटिव देता है अगर अमोनिया के अंदर, तो वो बेस है। जैसे KNH2 है, पोटाशियम अमाइड, आप उसको अमोनिया के अंदर अगर डालें तो अमोनिया के अंदर वो NH2 नेगेटिव को रिलीज़ करता है, मतलब KNH2 एक बेस की तरह से एक्ट करेगा। आप याद रखें, मैं KNH2 को वाटर में बेस नहीं बता रहा, यहाँ अमोनिया के अंदर बता रहा हूँ। KNH2 को जब अमोनिया में डाला जाता है तो वो एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस है। आप कहेंगे जी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या कहानी पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे सॉल्वेंट होते होंगे, तो सब सॉल्वेंट्स में कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, ये सब लफड़ा रहता होगा। तो मैं कहूँगा हाँ रहता है ये लफड़ा, हमें हालांकि लेविस तक ही समझना है यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम लेविस तक ही इस पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ जाना है। बट जब हम लोग फ्यूचर में आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ हमें जनरली रिएक्शंस के अंदर दिखाया जा रहा होगा कि KNH2 इन अमोनिया
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस पॉइंट को उस दिन पे अप्लाई करने के लिए हम आज थोड़ा सा ये पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि कोई स्पीसीज़ अमोनिया के अंदर अगर अमोनियम आयन देती है तो वो एसिड है, और NH2 नेगेटिव देती है तो बेस है। आप सॉल्वेंट को बदलिए, अमोनिया की बजाय कोई और रखना चाहें, लाइक SO2 रखना चाहें, सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विफाइड, तो भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। SO3 नेगेटिव देने वाला आपका एक बेस होगा और SO प्लस देने वाला एक एसिड। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप वाटर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें कि वाटर के अंदर कौन एसिड या बेस एक्ट करते हैं। अगला पॉइंट हम जो यहाँ पे समझना चाहते हैं, और वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी 2-3 लेक्चर से हमें टीज़ भी कर रहा है कि कौन वीक होगा और कौन स्ट्रॉन्ग होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे समझा जाए। जबकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि फॉर्मूले से ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपके पास दो, मैं कहूँगा, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ या दो प्रैक्टिकल असेस्ड टर्म्स हैं जो हमें ये बताने की कोशिश करेंगी कि कोई भी गिवन स्पीसीज वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस। उसमें एक सबसे पहला पॉइंट है अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप किसी भी स्पीसीज का, किसी भी एसिड या बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर जानते हैं, जानेंगे तो प्रैक्टिकली ही, बट अगर आप जानते हैं तो आप कह सकते हैं जहाँ पे भी अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड या बेस होगा। और दूसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka, एसिड के लिए यूज़ करते थे और Kb बेस के लिए यूज़ करते थे। मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो वैल्यू अगर आप जानते हैं तो भी आप बता सकते हैं लार्जर Ka स्ट्रॉन्गर एसिड, या मैं बोलूं लार्जर Kb स्ट्रॉन्गर बेस। ये दो बातें आप, ये दो डेटा की फॉर्म में आप याद रखें तो भी हमारा काम बहुत अच्छे से चलता है। एक और टर्म हमें समटाइम दिखाई देगा यहाँ पढ़ते हुए, pKa एंड pKb। ये Ka Kb तो वही हैं, जस्ट उनके आगे P वर्ड लगा रखा है। जो pKa होता है वो एक्चुअली नेगेटिव लॉग वैल्यू होती है Ka की, और जो pKb होता है वो नेगेटिव लॉग वैल्यू होती है Kb की। अगर दो एसिड्स हैं और किसी का एक का Ka ज़्यादा है तो उसका pKa कम होगा, अगर Kb ज़्यादा है तो pKb कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ये आप वैल्यू को सॉल्व करते हुए भी आप देख सकते हैं। मतलब मैं जहाँ पे बोल रहा था कि लार्जर Ka स्ट्रॉन्गर एसिड, तो वहीं मैं बोल दूंगा लेसर pKa स्ट्रॉन्गर एसिड, या मैं यहाँ पे बोल दूंगा लेसर pKb स्ट्रॉन्गर बेस। और अगर आपका Ka वैल्यू स्मॉल है तो pKa लार्ज होगा, और अगर Ka वैल्यू लार्ज है तो pK स्मॉल होगा। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन में अप्लाई कर पाएंगे, वैल्यूज़ देख के Ka Kb की या अल्फ़ा की या pKa के pKb की, आप आसानी से ये बता पाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन वीक। एक क्वेश्चन पे आप नज़र डालें, दो एसिड्स दिए गए हैं यहाँ पे, एक एसिटिक एसिड एक HCN, दोनों का Ka वैल्यू बता रखा है और बोला है कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और कितना स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये तो मुझे आसानी से Ka देख के ही पता चल जाएगा। ये वाला Ka वैल्यू और ये वाला K वैल्यू एनालाइज करूँ तो ये Ka लार्जर है, 10⁻⁵ इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁷। तो मतलब ये वाला अगर लार्जर वैल्यू है तो ये तो श्योर्ड है कि एसिटिक एसिड ही इससे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, HCN स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा। वैसे इन एंड ऑल दोनों ही वीक हैं, लेकिन मैं जब स्ट्रॉन्ग या वीक कह रहा होता हूँ तो वो रिलेटिव में कह रहा होता हूँ, किसी को रिलेट करते हुए, कंपेयर करते हुए कह रहा होता हूँ। ऐसा सिचुएशन बहुत बार आता है। अभी आज शुरुआत में जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम इस चैप्टर के अंदर एसिड पढ़ना शुरू किए हैं तो हम लोग जनरली बोल रहे होते हैं HCl H2SO4 HNO3 स्ट्रॉन्गर हैं, एसिटिक एसिड वीकर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है और हम लोग ऑर्गेनिक में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम एसिटिक एसिड को स्ट्रॉन्गर बोलने लग जाते हैं, और उससे थोड़े कम स्ट्रॉन्गर्स या लाइक फिनोल को या एसिटिलीन को हम वीकर एसिड बोलने लग जाते हैं।
तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जब मैं स्ट्रोंगर बोल रहा हूँ एसिटिक एसिड को, तो उस टाइम पे मैं HCl H2SO4 HNO3 को स्टडी करते हुए वीकर बोल रहा हूँ, और जब मैं उसको स्ट्रोंगर बोलूँगा तो उस टाइम मेरे सामने उससे कहीं बहुत ज़्यादा वीक एसिड्स पड़े होंगे। तो ऐसे कुछ लाइन ऑफ डिमार्केशन तो मैं पहले ही बता गया हूँ कि नहीं होता। तो ऐसे तो एसिटिक एसिड को सदा ही वीक बोलता दिखूंगा अभी शुरुआती दौर पे, बट आगे चल के आने वाले टाइम में हो सकता है मैं जब इसको स्ट्रॉन्ग बोलूँ तो आपके कान थोड़े खड़े होंगे, बट आप समझना कि उस टाइम में किन के रिलेटिव इसको स्ट्रॉन्ग बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पूछ रहा हूँ कि एसिटिक एसिड कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है। कौन स्ट्रॉन्गर है वो तो पता चल गया, इन दोनों में एसिटिक एसिड है, बट कितना स्ट्रॉन्गर है इसको जानने के लिए मुझे उसका अल्फ़ा देखना होगा कि उसका अल्फ़ा क्या है। थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे चेंज करता हूँ, स्टेटमेंट में एक चीज़ मिसिंग है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka4 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन तो लिखना पड़ेगा उसका, एंड 4 यहाँ पे भी वही पुट कर देता हूँ 0.1 मोलर HCN। सो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों का अल्फ़ा देखना चाहूँगा बस, कि दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। उन दोनों के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशो ही मुझे उसकी स्ट्रेंथ की वो कितने गुना स्ट्रॉन्गर है ये बता देगा। तो अल्फ़ा ऑफ एसिटिक एसिड अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, K/C एंड इट्स स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। और अल्फ़ा ऑफ HCN निकालना चाहूँ मैं तो वो भी K/C एंड इट्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली ये रेशो निकालना चाहता था, यानी कि अल्फ़ा ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाई अल्फ़ा ऑफ HCN निकालना चाहता हूँ। तो दिस इज़ इक्वल टू Ka/C स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज़ आप यहाँ पे देखना शुरू कर दें, ये बनता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5/0.1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻⁻7/0.1 का स्क्वायर रूट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 100 का स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि 10 मीन्स 10/1। आप इसको पूरा सोल्व करके देख लीजिएगा, ये 10⁻2 रह जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। तो 10/1 मीन्स एसिटिक एसिड 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा एज़ कम्पेयर टू HCN, क्योंकि जो रेशो आपने निकाला है वो 10:1 निकाला है, जो सीधा सीधा मुझे इसकी स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है, 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर है एसिटिक एसिड HCN से, ये स्टेटमेंट से पता चल जाता है। देखिए डेटा जो भी मैंने यूज़ किया हुआ है एक एसिटिक एसिड के K को छोड़ के, बाकी सब वैसे ही लिख दिया था मैंने लाइक HCN का डेटा, बट अगर वो जो भी गिवन हो आपको सॉल्व वैसे ही करना होगा। और कंसंट्रेशंस डिफरेंट हो तो डिफरेंट कंसंट्रेशंस पुट करके आप सेम इसी तरह से रेशो निकाल लेंगे दोनों के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और अकॉर्डिंगली आप उसका स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये सारा का सारा जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा स्टार्टिंग से अभी तक, that all was focused on nature of electrolytes and laws related with electrolyte like Ostwald's law पढ़ा, और एसिड बेस पर्टिकुलरली क्या होते हैं उसको पढ़ा। अभी भी दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे, चलो ठीक है सर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ समझा दिया, और एनियस पे आप ये बात बोल देंगे कि HIS को कौन ज़्यादा छोड़ रहा था, BF3 और BCl3 को अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि BF3 स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि BCl3, क्योंकि लेविस के अकॉर्डिंग वो एसिड थे और उनको तो इस तरह का कोई अल्फ़ा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बताना, तब हम कैसे बताएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहेंगे जो हम आने वाले समय भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में फिर कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा, इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा, वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, और दूसरा वीकर, जैसे ये स्ट्रॉन्गर होता है यहाँ पे और ये वीकर होता है। बट ये अभी पढ़ना नहीं है हमें, ये आने वाले टाइम में हमारे सामने आएंगी सारी बातें। बट आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, और फिर जब सामने आएंगे लेविस एसिड्स को कंपेयर करना, लेविस बेसिस को कंपेयर करना, तो वहाँ पे वो सारी बातें सीखते चले जाएंगे। आज फ़िलहाल सिर्फ जो हमारे इक्विलिब्रियम के अंदर इंक्लूडेड एरिया होगा, सिर्फ उसी को टच करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली वाटर के नेचर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही पेक्यूलियर बिहेवियर दिखाने वाला स्पीसीज़ है। मैं लास्ट क्लास में भी बता रहा था, वो H+ को छोड़ सकता है, वो O से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मीन्स एसिड बेस की तरह से एक्ट कर सकता है। अमोनिया भी ऐसा ही करता था, बट वाटर पे फोकस करेंगे हम, और वाटर के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको 1 लीटर पानी दिया गया है तो उस पानी के अंदर एक्चुअली क्या क्या है। हमें लगता है पानी के अंदर तो पानी होगा, HOH का बना हुआ मॉलिक्यूल होगा, लेकिन नहीं, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं
और उसको आगे पढ़ते हुए हम फिर दोबारा वापस एसिड पे आएंगे और एसिड की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के एक और पैरामीटर को स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो आप लोग जानते भी होंगे, लोअर क्लास 10th में आता था पीएच क्या होता है। तो पीएच एक स्केल होता है सिंपली, तो उस पीएच को निकालना और उसको वो क्या इन्फॉर्मेशंस वो हमें देता है और क्या उसकी कहानी है, वो सारी बातें हम पीएच को लेके वाटर को समझने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ क्लास 11 का 100% मुझे कहना चाहिए, वेदर इट इज़ एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और योर बोर्ड एग्ज़ाम और योर क्लास एग्ज़ाम, पीएच का क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम जो वाटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। तब तक आप ये पीछे वाला हिस्सा पढ़ते रहिए। गुड बाय।